5 जून 2025 मेरठ का रहने वाला एक किसान अपनी खेतों की तरफ जाते हुए उस किसान को पास के कैनाल में चादर में लिपटा तैरता हुआ कुछ सामान दिखाई देता है, जिसे ये किसान तुरंत देखने की कोशिश करता है तो उस चादर में लिपटी हुई एक लाश मिलती है और वो भी बिना सिर के। लाश को देखकर उस किसान की चीखें निकल जाती हैं। ये देखने के बाद वह जोर जोर से किसान चीखने लगता है, जिसे सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, जिसे मौके पर पुलिस को कॉल करके आसपास के लोग जैसे ही बुलाते हैं तो मेरठ पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जिसके बाद उस लाश को बाहर निकालते हैं तो उसे देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि उस शरीर से पूरा सर ही गायब था। पुलिस उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह किसी लड़की का शरीर था जिसका उम्र 16 से 17 साल के आसपास ही था। और मेरठ पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आखिर ये लड़की कौन है और इसकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने की है। पुलिस ने बॉडी की तलाशी ली। इसी बीच में एक महिला कांस्टेबल की नज़र उस बॉडी की जेब पर पड़ जाती है। उस जेब के अंदर से 20 के नोट के साथ उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिसमें एक लड़के का नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, जिसे पुलिस को उस कागज के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे ये साबित किया जाए कि इस लड़की की हत्या किसने की और क्यों की है। अब यही एक अकेला सुराग था। पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मौत का कारण गला दबाना था और ना बल्कि सिर को अलग करना, क्योंकि मरने के बाद लड़की के शरीर से को काट कर एकदम अलग कर दिया गया था और बॉडी को भी पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। पुलिस ने तुरंत उस कागज पर लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल करती है और ये नंबर उसी के बॉयफ्रेंड अमन का था। अमन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। थोड़ी देर के बाद पुलिस जब उसे उस लड़की की बॉडी को दिखाया तो मानो कुछ पल के लिए उस लड़के के लिए पूरी दुनिया ही उजड़ सी गई हो। उस लड़के ने रोते हुए पुलिस को बताया कि यह उसकी गर्लफ्रेंड आस्था है, जो 1 जून से ही लापता थी। आस्था के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई थी, जिसका कोई भी पता 5 दिन तक चला ही नहीं था। आखिर 17 साल की आस्था ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उस मासूम लड़की आस्था की इतनी बेरहमी से मार दिया गया। इस केस को पूरा समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा और इस केस को एकदम बारीकी से समझते हैं कि आस्था के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया, जहां लोग अपनी झूठी और थोड़े ही शान के लिए अपनों के साथ ऐसा शर्मनाक काम को अंजाम देते हैं, जो ये घटना एकदम रियल है। आस्था को पहले समझाया और जब होती है आस्था राज खोला, कैसे ये लोग पकड़ा गए और क्या वो वजह थी जिसके लिए मां ही हत्यारन बन गई। आस्था उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के दौराला थाना दादरी गांव की रहने वाली थी और इसके पिता फौजी थे, जिसका नाम रमेश कुमार था। सीआरपीएफ के एक जवान थे और इनकी छत्तीसगढ़ में इनकी पोस्टिंग चल रही थी। घर में 2 बेटे, 1 बेटी और पत्नी राकेश देवी रहती थी। आस्था सकोती गांव का एक सूरजमल स्कूल में उसने 11वीं की परीक्षा पास की थी और अभी हाल ही में उसने 12वीं क्लास में भी एडमिशन लिया था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक खुशहाल परिवार वह जिंदगी जी रहा था। अब से लगभग कुछ साल पहले अक्टूबर 2024 में आस्था ने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद आस्था लगातार सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगी थी। जैसे तस्वीरें डालना, नए दोस्त जोड़ना और चैटिंग करना उसकी आदत बन गया। इसी बीच में फेसबुक पर उसकी एक अमन नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है, जो कि पास के ही गांव का होता है। दोनों केवल फेसबुक मैसेंजर पर बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत फ़ोन कॉल तक पहुंच जाती है। देर रातें बातें करना, रोज़ चैट करना उसकी पूरे दिन का हिस्सा बन गया, जिससे आस्था अक्सर फ़ोन से बातचीत करती रहती थी। आस्था को यह नई दोस्ती अब धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा था। आस्था गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर वह किसी नए रिश्ते से भी जुड़ रही थी। अमन भी मीठी मीठी बातें करता, जिससे आस्था को भरोसा हो गया कि वह उसका अच्छा दोस्त है। केवल यही दोस्ती अब उसके पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों पर भी असर डालने लगी थी। कई बार टोका कि वह फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करती है। छोटे भाई मजाक उड़ाते थे कि दीदी का कोई नया दोस्त है,
आस्था चुपचाप मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती थी, लेकिन अंदर से थोड़ी असहज भी महसूस करती थी। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गई कि आस्था ज़्यादातर समय अमन की चैट और कॉल में ही लगाने लगी। आस्था की किताबें अलमारी में भी बंद होती चली गई थी और ज़्यादातर समय मोबाइल पर ही बीतता था। अभी तक ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, अब बल्कि धीरे धीरे अमन ने आस्था पर मिलने का भी दबाव डालना शुरू किया और ये कहता कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो एक बार मिल लो। आस्था हिचकिचाती रही क्योंकि आस्था गांव की एक लड़की होने के नाते उसके मन में डर भी था। आस्था ने अमन से ये कहकर साफ मना कर दिया कि अगर किसी ने देख लिया तो, लेकिन अमन की लगातार जिद और बार बार आने की दबाव के आगे आस्था कमज़ोर पड़ने लगी थी। इसीलिए आस्था हार मानकर मिलने चली जाती है। उसके बाद फिर एक दूसरे की आदत सी बन जाती है। जब भी मौका मिलता तभी मिलने की वह कोशिश करते थे और ख़ासकर ऐसे मौके पर जब कोई घर में नहीं होता था। खासकर माँ कहीं चली जाया करती थी तो लड़की अपने उस दोस्त को घर पर बुला लिया करती थी। 28 मई 2025 को रिश्तेदार के घर में शादी का कार्यक्रम था। माँ रिश्तेदारी में गई हुई थी। आस्था ने अमन को घर बुला लिया। छोटा भाई अचानक अंदर आ जाता है और दोनों को ऐसी परिस्थिति में देख लेता है जो कभी एक भाई को नहीं देखना चाहिए। छोटे भाई को अचानक दोनों घर के अंदर देखकर दोनों घबरा जाते हैं और बहुत मनाने के बाद छोटा भाई यह बात अपनी माँ से छुपा लेता है। लेकिन घर का माहौल अब बदल गया था। कुछ दिन बाद 4 जून की सुबह माँ ने आस्था को अमन से फ़ोन पर बातें करते पकड़ लेती है। गुस्से में फ़ोन को छीन लेती है तो आस्था ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और ये कहने लगी कि मैं शादी करूँगी तो अमन से ही करूँगी। ये कहने के बाद धीरे धीरे आस्था और उसके माँ के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और आस्था का भाई जो मात्र 14 साल का है, जैसे ही झगड़ा छुड़ाने के लिए जाता है तो आस्था ने अपने छोटे भाई को पीटा और अपने माँ से भी गाली गलौज भी की। आस्था यहीं तक नहीं रुकती है बल्कि अपने भाई और अपनी माँ से हाथापाई पर भी उतर जाती है, जिससे आस्था की माँ के गुस्से में धैर्य टूट जाता है और वो अपने ही बेटी को आवेश में आकर गाली देती हैं, जो पल भर में ही आस्था का मौत हो जाता है। जब आस्था ने पैर मारना बंद कर दी तब राकेश देवी को होश आया कि ये क्या कर दिया है। राकेश देवी एकदम घबरा जाती है और घबराते हुए राकेश देवी सबसे पहले अपने पति यानी कि रमेश कुमार को फ़ोन करती हैं, जिसका पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में चल रहा था। राकेश देवी घबराते हुए अपने पति से कहती हैं कि मैंने आस्था को मार दिया है। रमेश कुमार यह सुनने के बाद पहले तो एकदम शौक रह जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए ये कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। जहाँ अपने बेटी की मौत की खबर सुनकर एक पिता पूरी तरह से तिरमिरा उठता है, यहाँ उल्टे इस केस में आस्था के पिता को ये खबर सुनने के बाद भी कोई एक्शन ना लेते हुए अपने पत्नी से ये कहते हैं कि तुम आराम से घर पर रहो और इसकी खबर किसी को भी ना लगे। कुछ सोचते हैं, इतना कहने के बाद फ़ोन काट देते हैं और आखिरकार कई घंटे बीतने के बाद राकेश देवी आस्था की मौत के बाद पूरी तरह से घबराते हुए उन्होंने सबसे पहले अपने मायके फ़ोन करके पूरी सच्चाई अपने भाई मोनू से घबराते हुए पूरे घटना को बताती हैं। मोनू यह सुनकर पहले तो एकदम सन्न पड़ गया, लेकिन अपने बहन राकेश देवी को बचाने के लिए दिलासा देते हुए उनसे ये कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम हैं, कैसे भी करके बस रात तक इंतजार करो। लोग कोई रास्ता निकालते हैं। इसके बाद मोनू ने अपने परिवार के कुछ और सदस्यों को भी साथ लिया, जिनमें कमल सिंह, समर सिंह और 2 अन्य रिश्तेदार भी थे। और करीब रात 11 बजे ये सभी लोग राकेश देवी के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद सभी लोग देखते हैं कि एक तरफ आस्था की बॉडी पड़ी होती है और दूसरी तरफ राकेश देवी और मोनू के साथ बाकी लोग आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। सबको एक ही डर था, अगर बॉडी ऐसे ही मिल गया तो पूरा पहचान हो जाएगी और सीधा पूरा मामला परिवार पर आ जाएगा। इसीलिए मोनू ने सबको अपना प्लान बताते हुए ये कहता है कि अगर आस्था की पहचान से बचना है तो सबसे पहले सिर रखना पड़ेगा। आस्था की माँ से लेकर मामा के साथ बाकी भी रिश्तेदार ये घिनौना काम करने के लिए सभी मान जाते हैं। गुस्से और डर की हालात में उन्होंने बोल्ट कटर से आस्था का अलग कर दिया। इसके बाद आस्था को कपड़े और कंबल में लपेटकर अपने प्लान के अनुसार रात के अंधेरे में सब लोग मिलकर बॉडी को पास की बहादुरपुर नहर तक ले गए।
और बिना सिर के शरीर को बहादुरपुर नहर में फेंक दिया, जबकि सिर को करीब 5 किलोमीटर दूर दूसरी जगह नहर में फेंका ताकि कोई भी बॉडी का पहचान न कर पाए। बॉडी को फेंकने के बाद सभी आपस में समझौता करते हैं और आपस में ये कहा गया कि अब इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। राकेश देवी को भी चुप रहने की हिदायत दी गई, लेकिन सच्चाई ज़्यादा दिन छुप नहीं पाई और मेरठ पुलिस को 5 जून 2025 को नहर से जब आस्था का बिना सिर का बॉडी प्राप्त हुआ तो पुलिस के लिए यह केस बेहद चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि शरीर की हालत देखकर साफ था कि हत्या बड़ी बेरहमी से की गई है और पहचान मिटाने की पूरी भी कोशिश की गई थी। लेकिन कपड़े और मिले कागज के टुकड़े पर लिखे हुए फ़ोन नंबर और पहले से मिसिंग रिपोर्ट ने यह बता दिया कि बॉडी आस्था की है। मेरठ पुलिस ने सबसे पहले आस्था की मां राकेश देवी और बाकी के परिवार वालों से पूछताछ शुरू की, लेकिन पुलिस ने एक चीज को नोटिस किया था, जो कि उस परिवार का रवैया पहले से ही बहुत अजीब थी। पुलिस को एकदम अजीब सा लगा था, क्योंकि कभी कहा गया कि आस्था स्कूल से गायब हुई थी और कभी कहा गया कि वह घर से अचानक लापता हो गई है, कभी कहा गया कि उसे किसी ने बहला फुसला कर भगा लिया होगा। सभी का बयान बार बार बदल रहे थे, यहाँ तक कि परिवार के अलग अलग सदस्यों के भी बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस ने यह भी नोटिस किया था कि पिता रमेश कुमार, जो कि सीआरपीएफ में एक छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे, अपनी बेटी की गुमशुदगी पर असामान्य रूप से शांत थे। ये आमतौर पर पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी पर बेचैन हो जाते हैं, लेकिन रमेश कुमार का रवैया बेहद ठंडा था। इससे पुलिस को शक होने लगा कि कहीं पिता को सच्चाई पहले से ही तो पता नहीं है। इसीलिए पुलिस सभी रिश्तेदारों से अलग अलग पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने परिवार के रिश्तेदारों को भी अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ शुरू की। यहीं से पूरी कहानी की टाइमलाइन टूटने लगी। किसी ने कहा कि आस्था शाम को घर में ही थी, किसी ने कहा कि उसे रात में आखिरी बार देखा गया, किसी ने कहा कि वह सुबह से ही नहीं दिखी थी। इन्हीं अलग अलग बातों ने पुलिस को यकीन दिलाया कि यह परिवार कुछ बड़ा छुपा रहा है। तो मेरठ पुलिस ने सभी की जम की तो पहले खातिरदारी की, तो उनमें से एक रिश्तेदार टूट गया और पुलिस के सामने बताया कि आस्था की हत्या उसकी मां ने राकेश देवी ही की है और हम सब ने मिलकर 100 को ठिकाने लगाया है। उसके इस काबुलनामे के बाद पुलिस ने तुरंत राकेश देवी से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वो इनकार करती रही, लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड और रिश्तेदार के बयान सामने रखे गए तो उनका भी हौसला टूट जाता है और राकेश देवी ने कबूल किया कि उन्होंने आस्था को फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए पकड़ लिया था, जिससे गुस्से में उन्होंने पहले बेटी को पीटा दिया। हत्या का एहसास होते ही उन्होंने अपने पति को कॉल किया था, वह अपने भाई से बात करेगा और उन्होंने घर से बाहर न जाने को भी कहा था। राकेश देवी ने अपने मायके वालों को बुलाया और रात 11 बजे उनका भाई मोनू और बाकी के रिश्तेदार आए और सबने मिलकर आस्था नहर में फेंक दिया। मेरठ पुलिस ने राकेश देवी, भाई मोनू और बाकी के 5 रिश्तेदारों के साथ पिता रमेश कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने पूरी सच्चाई छुपाई और इस अपराध में साजिश भी की और साथ भी दिया था। इसीलिए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आईपीसी की धाराएं 302 हत्या और 201 सबूत मिटाना, 120 भी आपराधिक साजिश के सभी लोग आज जेल में हैं। इस केस ने पूरे मेरठ और आसपास के गांवों में सनसनी सा बन गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मां अपनी ही 17 साल की बेटी की जान कैसे ले सकती है और फिर मामा के साथ मिलकर उसी के बाकी रिश्तेदार भी इतना बेरहम कैसे हो सकते हैं, और साथ में सबूत मिटाने की भी कोशिश किया गया था। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही केस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।